Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Sir, Good evening. Thirty-eight. I इसमें सब आ गया ना भाई। वाक्य किसी आकाश है वो इंस्टीट्यूट की सारी जानकारी क्या कह रहे हो? कि कृष्ण ने एडमिशन लेना उसका खातिर है यो सर उसका गलती से माइक ऑन रह गया। हाँ हाँ जी, तो जब हम लोग की कंबाइंड क्लास चली थी उसमें दोनों बैच का, तो उसमें हम लोगों ने एसी की बात करी है कुछ, है ना? यस सर। यस सर प्योर रेसिस्टिव सर्किट के बारे में ऑब्जर्वेशन बनाया गया था, है ना? ER7 के जो लोग हैं उनको थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है अभी, बट उसको फिर से रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि कितने चैप्टर एक साथ खोले हैं कि कभी एक सिंगल क्लास हो रही है, कभी मिक्स हो रही है, तो उसमें दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो जो कल थोड़ा सा डिस्कशन आप लोगों का हुआ है एसी में, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट का, उसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना? ER7 वाले लोग ओके सर Yes. ध्यान देना, ठीक है? ER8 में तो वहां तक डिस्कशन में थे ही प्योर रेसिस्टिव सर्किट। तो अब आइए बात करते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट का। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट का मतलब क्या कि जो हमारा सोर्स है उसको एक कैपेसिटर के अक्रॉस कनेक्ट किया गया और जो भी लीड वायर्स वगैरह है उसके भी रेजिस्टेंस को हम लोग 0 मान रहे हैं, ठीक है ना? मान लीजिए कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस आपने कहा कि C का है और इस कैपेसिटर के क्रॉस आपने एक अल्टरनेटिंग सोर्स को कनेक्ट करा है। ये आपका अल्टरनेटिंग सोर्स हो गया विच हैज बीन कनेक्टेड अक्रॉस दिस पर्टिकुलर कैपेसिटर, और ये जो सोर्स है वो उसको आपने एज्यूम करा कि इट इज बीटा नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये हमारा कैपेसिटिव सर्किट का जो है अप्लाइड सोर्स का ईएमएफ का रिप्रेजेंटेशन हो गया टाइम के साथ वेरिंग। तो आपके पास ऑब्जर्वेशन क्या बनेगा कि चूंकि आपके सोर्स की जो पोलैरिटी है वो बदल रही है, तो इस वजह से जो हमारा ये कैपेसिटर होगा उसके प्लेट पे भी जो चार्ज है वो समय के साथ बदलेगा। कभी इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कभी इसी प्लेट पे जो चार्ज होगा वो निगेटिव हो जाएगा, है ना? तो टाइम के पासेस के साथ साथ अमाउंट ऑफ द चार्ज एट द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर भी बदलेगा, एज वेल एज नेचर ऑफ द चार्ज भी बदलेगा, है ना? फॉर ए सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगी और आगे हाफ ऑफ द साइकिल में आपको दिखेगा कि चार्ज विल बी निगेटिव। मान लो कि किसी समय पे हमने कहा कि एट टाइम टी
जो चार्ज हमारे इस कैपेसिटर के प्लेट पे है वो प्लस का क्यू है, और उसी के करस्पॉन्डिंग इधर में माइनस का क्यू है। लेट एट टाइम टी चार्ज एट द plate of capacitor is Q, and in minute interval of time dt, it increases by dq. तो अगर हम इस सर्किट में करंट को देखना चाहेंगे तो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड इट विल बी dq dt। आई का इंफॉर्मेशन हो जाएगा, क्यों भाई? ठीक है। Current will be written as dq dt, rate of transfer of charge through the current through the wire, it will be current। और जो करंट का वियरेंस हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास जानकारी होगी कि इधर वाला जो टर्मिनल होगा हमारे इस पर्टिकुलर सोर्स का, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरीके से बिहेवियर दे रहा होगा, इधर वाला टर्मिनल जो होगा वो निगेटिव की तरीके से बिहेवियर दे रहा होगा, Yes. है ना? और इस लूप के लिए लूप लॉ को अप्लाई करो, तो यहां से यहां को गए, गेन आया पोटेंशियल का जीटा नॉट साइन ओमेगा टी का गेन आया, और इस कैपेसिटर में आप जा रहे हो तो लॉस हो जाएगा पोटेंशियल का, क्यू बाई सी का लॉस हो जाएगा, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। होगा ना? क्यों भाई? जी sure. इधर से हमको मिला क्या कि Q को अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो Q विल बी रिटन एज जीटा नॉट सी साइन ऑफ ओमेगा टी से लिखा जाएगा। दिस विल बी द चार्ज एट एनी टाइम t एट द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो जो करंट होगी आई, इट कैन बी रिटन एज dq dt, रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफर थ्रू द वायर। डिफरेंशिएट कर दो भाई, तो ये हो जाएगा जीटा नॉट ओमेगा सी इंटू कॉस ओमेगा टी, लिखा जाएगा क्या डिफरेंशिएशन इसका? यस सर। अब इसको थोड़ा सा हम लोग मान लो कि अरेंज करके लिखते हैं, तो आई को हम लोग लिख सकते हैं जीटा नॉट डिवाइडेड बाई 1 ओमेगा सी, और कॉस ओमेगा टी को लिखना है तो इसको हम लोग साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं क्या? यस सर। Yes. यस। अब इसे जरा अपने जो ईएमएफ वाले एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करिए, तो आपको क्या दिखता है कि इधर में साइन ओमेगा टी है और इधर में साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 का है, यानी कि दोनों के बीच फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का है, और करंट फेज अहेड है, पाई बाई 2 इसका एक्स्ट्रा फेज है, यानी कि लीड कर रहा है। तो एक इंफॉर्मेशन जो आपको इधर में ध्यान में रखना है वो ये है कि इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट current leads the voltage by पाई बाई 2, है ना? पाई बाई 2 का लीड होता है करंट और वोल्टेज
सेम फेज में नहीं होते, जैसा आपको रजिस्टिव सर्किट में मिला था। रजिस्टिव सर्किट में आपको क्या मिला था? आई वॉज बीटा नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, है ना? ये मिला था ना प्योर रजिस्टिव सर्किट के लिए। यस यस सर। तो उधर में जो साइन का फंक्शन वोल्टेज था और करंट भी हमारा साइन का फंक्शन मिला। इधर में हमारा साइन का फंक्शन वोल्टेज था तो कॉस का फंक्शन मिला था करंट, या साइन के रूप में लिखना था तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू के फॉर्म का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो लीड आ गई इधर में, पाई बाई टू की लीड हो गई। अब इसी लीड को अगर हम मान लो कि दिखाना चाहते हैं इधर में अपने इस फिगर में, मान लो कि ये करंट का फेज दिखा दिया आई का, तो वोल्टेज इधर में जो होगा वो लैग करेगा। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गया कि वीसी विल लैग, और ये जो लैग है वोल्टेज का वो हमारा पाई बाई टू का है। ऐसा हमारे पास ऑब्जर्वेशन बना। ठीक है, पाई बाई टू का लैग है वोल्टेज में। ठीक है, यस दूसरी चीज, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं अपने इस करंट के करेस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेशन बना था करंट को लिखने का पीक वैल्यू का जीटा नॉट बाई आर, उससे अगर आप इसके पीक वैल्यू को आप कंपेयर करें तो आपको क्या दिखता है कि 1/ओमेगा सी, इसका डायमेंशन वही होगा जो कि रेजिस्टेंस का है ना? 1/ओमेगा सी हैज डायमेंशन same as that of रेजिस्टेंस। तो 1/ओमेगा सी का यूनिट भी जो होगी वो ओम की होगी ना, और इसका रोल यस हमारे सर्किट में बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा रेजिस्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस प्ले करता है। ठीक है ना? बट इसको रेजिस्टेंस नहीं कहते, क्योंकि एक डिफरेंस हमको इस पर्टिकुलर सर्किट में मिलेगी, और वो क्या होगा कि इसमें हमको पावर का कंजम्पशन नहीं मिलेगा, है ना? जबकि हमको मिला था कि अगर रेसिस्टिव सर्किट हम ले रहे थे तो एवरेज जो पावर कंज्यूम था दैट वाज जीटा आरएमएस आई आरएमएस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर ना। यस लेकिन यहाँ पे आपको एवरेज पावर कंज्यूम 0 मिलेगा, इसलिए इस 1/ओमेगा सी को रेजिस्टेंस ना कह के इसको रिएक्टेंस बोलते हैं ना। और कैपेसिटर के करस्पॉन्डिंग है तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। 1/ओमेगा सी को हम लोग जनरली एक्सी से दिखाएंगे, और इसको बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, 1/ओमेगा सी इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रोल इसका बिल्कुल वैसा ही है जैसा रेजिस्टेंस का होगा रेजिस्टिव सर्किट में, एक्सेप्ट पावर कंजम्पशन के। क्लियर? सर यहाँ पे 0 क्यों होता है पावर जनरेशन? अभी ये निकालेंगे और बताएंगे। ठीक है ना? यस ठीक है, अब जैसे अगर मान लो कि हम पावर इंस्टेंटली क्या कंज्यूम हो रहा है, इंस्टेंटेनियस पावर कंजम्पशन लिखना है तो जीटा इंटू आई से लिखेंगे। जीटा इंटू आई दैट विल बी द इंस्टेंटेनियस पावर कंज्यूम। यस यस जीटा हमारा क्या है? जीटा नॉट साइन ओमेगा टी है, और आई क्या है? जीटा नॉट बाई एक्सी इंटू कॉस ओमेगा टी है। ठीक है भाई, आई की ये वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली है उधर में रख दिया। यस तो इधर से हमको क्या मिला कि इंस्टेंटेनियस पावर कंज्यूम्ड जो है वो हमारा लिखा जाएगा जीटा नॉट का स्क्वायर डिवीजन में 2 टाइम्स एक्सी इंटू साइन 2 ओमेगा टी। लिख सकते हैं इसको? यस
यानी कि पावर के वेरिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है, frequency of variation of power is 2 times that of the either voltage or current, है ना। ये 2 ओमेगा है, जबकि वोल्टेज और करंट के केस में ओमेगा था फ्रीक्वेंसी ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन of power is 2 times that of either current or voltage। ठीक है, करंट का या वोल्टेज के वेरिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी 2 गुनी पावर के वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी है। अगला इंफॉर्मेशन क्या बन रहा है कि ये साइन का फंक्शन है भाई पावर। तो साइन का फंक्शन की एवरेज वैल्यू क्या होती है? 0। तो अगर हम इसका एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम्स आउट टू बी 0। तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट विल बी 0। ठीक है ना। और चूंकि ये हमारा एवरेज पावर कंज्यूम्ड 0 मिल रहा है, इसी वजह से इस पर्टिकुलर 1/ओमेगा c को रेजिस्टेंस न कह के इसको अलग नाम दिया गया, इसको रिएक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, केवल पावर कंजम्पशन नहीं होने की वजह से, और सारी जगहों पे इसका रोल बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा रेजिस्टेंस का है। ठीक है, एक अगली इंफॉर्मेशन जो आपको इधर में दिख रही है वो क्या दिख रही है कि कुछ इंस्टेंट ऑफ टाइम को अगर छोड़ दिया जाए, जब cos ओमेगा t की वैल्यू 0 है, तो ऑलवेज देयर इज ए करंट इन द सर्किट, है ना। तो कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ही केवल आपको मिल रहा है कि करंट जो है वो 0 है, अदरवाइज ऑलवेज देयर इज ए करंट इन द सर्किट। तो इससे आपको ऑब्जर्वेशन क्या बना कि जो कैपेसिटर है डीसी के केस में आप याद करो, तो स्टेडी स्टेट अटेन होने के बाद जिस आर्म में कैपेसिटर लगा होता था उसमें करंट 0 हो जाती थी, क्यों भाई? लेकिन यहाँ पे क्या है कि देयर इज नो सच टाइम आफ्टर विच द करंट इज 0 इन द सर्किट। यानी कि हमारा जो कैपेसिटर है वो एसी को कंडक्ट करता है, जबकि आपको मालूम है कि ये डीसी को ब्लॉक करता है। तो ये एक इंफॉर्मेशन ये भी आपको ध्यान में रखनी है। कैपेसिटर कंडक्ट्स एसी बट इट ब्लॉक्स डीसी। कैपेसिटर conducts AC but it blocks DC। DC को ब्लॉक करता है, ये आप पहले से जानते थे, बट आपको मिल रहा है कि AC को ये कंडक्ट कर रहा है। तो 4 पॉइंट इधर में स्पेसिफिक रूप से आपको बन रहे हैं जो क्लियरली अपने दिमाग में बिठा के रखना है। ये चारों पॉइंट, पहला कि कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करती है वोल्टेज से, और उसका लीड π/2 का होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे ये सब यूज होंगे। ठीक है ना, तो ये चीज एक पॉइंट ये ध्यान में रखना है। दूसरा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ओमेगा c से लिखा जाता है। रोल इसका बिल्कुल वैसा ही है जैसा रेजिस्टेंस का है, एक्सेप्ट पावर कंजम्पशन के। तीसरा, पावर के वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी डबल है वोल्टेज या करंट के फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन के, और एवरेज पावर कंज्यूम 0 होता है। और चौथा पॉइंट है कि कैपेसिटर हमारा एसी को कंडक्ट करता है, जब डीसी को आपने माना या पाया था कि इट वाज ब्लॉकिंग द डीसी।
ठीक है, ये चारों पॉइंट Yes, क्लियर है सबको? यस जी सर। सर। यस सर। अब आओ इसका जो है जरा ग्राफ भी बना लिया जाए, है ना? तो ग्राफ कैसा बन जाएगा भाई? ये टाइम हो गया, इधर में जब वोल्टेज को हम प्लॉट करेंगे तो वोल्टेज तो हमारा साइन का फंक्शन था, तो ये हमारा वोल्टेज का ग्राफ हो गया, साइन का ग्राफ। ये जीटा का ग्राफ बन गया। करंट के लिए आपको मालूम है कि ये कॉस का है, तो पीक से यहां से स्टार्ट करेंगे, जब वोल्टेज हमारा मैक्सिमम होगा तो ये 0 हो जाएगा। जब 0 होगा वोल्टेज तो ये मैक्सिमम होगा, फिर 0, और ये हमारा ये करंट का ग्राफ हो जाएगा। कॉस फंक्शन का जो ग्राफ है ये करंट का ग्राफ हो गया, ये आई का ग्राफ हो गया। ठीक है, यस सर। पावर, अगेन पावर जो है वो साइन का ही फंक्शन है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी 2 गुनी है, यानी कि वोल्टेज का आधे साइकिल में पावर का 1 साइकिल पूरा होना है। तो पावर का जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा, ये हमारा पावर का ग्राफ हो गया। क्वार्टर साइकिल में इसका हाफ साइकिल हो जाएगा, और अगले क्वार्टर में फिर हाफ साइकिल इसकी कंप्लीट हो गई। 1 साइकिल ये पावर की हो गई। और इसी तरीके से इस क्वार्टर में इसका हाफ साइकिल, और आगे का क्वार्टर में इसकी हाफ साइकिल। तो ये पावर का वेरिएशन हो गया, इंस्टेंटेनियस पावर का। ठीक है भाई, ये तीनों ग्राफ जो बनाए हैं वो क्लियर है? यस सर। और 4 जो स्पेसिफिक पॉइंट्स बताए गए वो भी ध्यान में रहेगा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये कैपेसिटर के लिए, इंडिविजुअल कैपेसिटर के लिए इंफॉर्मेशन हो गया। अब आइए तीसरा सर्किट एलिमेंट की भी बात कर लेते हैं। ग्राफ बन चुका है ना? आगे बढ़ा दूं? यस। यस सर। प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट, मान लीजिए कि ये हमारा एक आइडियल इंडक्टर है भाई। आइडियल इंडक्टर मतलब विच है जीरो रेजिस्टेंस, और इसके अक्रॉस हमने एक अल्टरनेटिंग सोर्स को कनेक्ट किया। लेट द ईएमएफ ऑफ द सोर्स इज जीटा इक्वल्स टू जीटा नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमने वोल्टेज का ये रिप्रेजेंटेशन है जो कि अप्लाई करा है, साइनोसॉइडल एसी को कनेक्ट कर दिया। मान लीजिए आपने कहा कि यार टाइम टी करंट थ्रू द वायर is I, and in further time tt, the increment in current is di.
ठीक है। और करंट जो है वो इस डायरेक्शन में है फॉर ए टाइम बीइंग, हमने अज्यूम कर लिया। तो अगर करंट इधर दिखाया है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगी, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा हमारे सोर्स का। और यहाँ पे जो ईएमएफ आएगा माइनस का एल डी आई डी टी से लिखेंगे। अगेन लूप लॉ को अप्लाई करिए अपने इस लूप के करस्पॉन्डिंग। जब लूप लॉ को आप अप्लाई करोगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव को गए, जीटा नॉट साइन ओमेगा टी का गेन आया और माइनस का एल डी आई डी टी वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर हो गया एंड इट शुड बी इक्वल टू 0 ना भाई। लिख Yes, सकते sir. हो क्या? तो डी आई को अगर हमें लिखना है तो डी आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं इधर से, जीटा नॉट बाई एल इंटू साइन ओमेगा टी डी टी। ये हमारा डी आई को रिप्रेजेंट करने का एक्सप्रेशन बना। अब इसी को इंटीग्रेट कर दें तो हमको किसी टाइम टी पे क्या करंट होएगी इन द सर्किट उसको लिखने का एक्सप्रेशन मिलेगा। तो इंटीग्रेट करते हैं। अब ये हमको लिमिट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरीके से इसको इंटीग्रेट करेंगे और फाइनली जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा उस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में उसको हम लोग लॉजिकली तय करेंगे कि व्हाट शुड बी इट्स वैल्यू। तो लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन हो गया आई का, इधर में जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लिया जीटा नॉट बाई एल, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना लिखेंगे सुषमा बताएंगी क्या? सुषमा बताएंगी क्या? अंशिका बताएंगी क्या? अंशिका, अंशिका बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है अंशिका। अंकिता बताओगी क्या? अंकिता, मैं सर अभी भी कर रही हूँ। चलो सौमिल बताओ तुम। फिर माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगर सिंपली साइन टी होता तो आप कॉस टी विथ नेगेटिव लिख सकते थे, बट ओमेगा टी है ए एक्स प्लस बी के फॉर्म का है तो ए डिवीजन में चला गया। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा और प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इधर में सी लिख लिया।
तो आई को लिखने का हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गया कि आई कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ जीटा नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी और प्लस पी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा करंट को लिखने का इंफॉर्मेशन हो गया। अब आइए सी के बारे में जजमेंट बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। वोल्टेज हमारा साइनोसॉइडल फंक्शन है भाई, तो इसकी एवरेज वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इट विल बी जीरो, क्योंकि साइन या कोसाइन का फंक्शन हो तो उसका एवरेज जीरो होता है, ये आपको मालूम है। ठीक है, तो नेसेसरली अगर वोल्टेज की एवरेज वैल्यू जीरो आ रही है तो जो करंट है उसका भी एवरेज जीरो होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? Since zeta average is zero, therefore I average should also be zero. और इस करंट की एवरेज वैल्यू को अगर आपको जीरो होना है तो आप देखो तो एक पार्ट जो इस करंट का है वो कोसाइन का फंक्शन है, तो इसका तो एवरेज जीरो होता है, बट ये कांस्टेंट इसके साथ अगर एडेड है और ये कांस्टेंट अगर नॉन जीरो हो जाए तो इसका एवरेज तो जीरो नहीं मिलेगा। नो सर, नहीं मिलेगा। तो इस वजह से ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इट शुड आल्सो बी जीरो। ठीक है ना, तो हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो यहाँ पे होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। और ऐसे सिचुएशन में हमको करंट को लिखने का एक्सप्रेशन जो बन गया माइनस का जीटा नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ऑफ ओमेगा टी हो गया। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द करंट इन प्योर इंडक्टिव सर्किट। अगर साइन फंक्शन के रूप में वोल्टेज आपने अप्लाई करा है तो अब जरा इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, तो हम इस आई को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आई दैट इज इक्वल टू जीटा नॉट बाई ओमेगा एल, और कॉस ओमेगा टी विथ निगेटिव है तो इसको हम लोग साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिख सकते हैं क्या? यस सर। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है और साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। क्यों, सभी लोगों को ये क्लियर हो गई बात? यस सर। यस सर। तो यस सर। इस एक्सप्रेशन को देखने से हमको क्या जानकारी आ रही है कि इधर में जो ओमेगा एल है ये डायमेंशन रेजिस्टेंस का पोजेज कर रहा है, तो रोल इसका सिमिलर टू दैट ऑफ रेजिस्टेंस है। बट Yes, इस sir. सर्किट में भी हमको दिखेगा कि द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज जीरो। ठीक है, और इस वजह से इसको हम लोग रिएक्टेंस बोलते हैं, और इंडक्टर के करेस्पॉन्डिंग है तो इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे। वो कैपेसिटर वाला था 1/ओमेगा सी, तो उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कह रहे थे, और ये इंडक्टर वाला है तो इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसको जनरली हम लोग एक्सेल से दिखाएंगे ना, इसको हम लोग एक्सेल के रूप में जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। रोल इसका भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा रेजिस्टेंस का है, एक्सेप्ट पावर कंजम्पशन के। और दूसरी चीज जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंस की है इससे भी, वो क्या है कि करंट यहाँ पे लैग करेगी वोल्टेज से, और वो जो लैग होगा वो पाई बाई टू का हैगा। In pure inductive circuit, current lag behind
the voltage by पाई बाई 2। पाई बाई 2 का फेज लैग होगा वोल्टेज से, और इसका फेजर रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे कर देते हैं। ये आपका करंट हो गया आई फेज के करस्पॉन्डिंग, तो वोल्टेज को इधर में हम लीड में दिखाएंगे। VL जो होगा वो लीड का होगा, पाई बाई 2 का ये लीड होगा। एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम लोग प्लस के रूप में मान करके दिखाते जा रहे हैं सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है ना? यस 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 एंटी क्लॉकवाइज जो जनरल का होता है, पॉजिटिव माना जाता है एंटी क्लॉकवाइज एंगल का मेजरमेंट, उसी के करस्पॉन्डिंग हम ये फेज रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, ठीक है? तो अगर कहीं किसी बुक में ये BL नीचे दिखा देगा तो वहां पे घबराइएगा मत, वहां पे कन्वेंशन वो उल्टा लिया होगा, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना होगा, ठीक है? बट वहां पे जनरली आप एंटी क्लॉकवाइज को ही जो है वो पॉजिटिव लेते हैं, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है ना? यस तो दो पॉइंट अभी तक आपको स्पेसिफिक रूप से यहाँ पे बने हैं जो ध्यान में रखना है। ओमेगा एल इंडक्टिव रिएक्टेंस है, रोल इसका सिमिलर टू दैट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट भी ओम, ठीक है? और दूसरा करंट यहाँ पे लैग करेगी पाई बाई 2 से वोल्टेज के कंपैरिजन में। अब आओ पावर की बात करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस पावर कंज्यूम्ड जीटा इंटू आई से लिखा जाएगा। जीटा है जीटा नॉट बाई जीटा नॉट साइन ओमेगा टी, और आई है माइनस का जीटा नॉट बाई एक्सएल कॉस ओमेगा टी ना। तो इंस्टेंटेनियस पावर का इंफॉर्मेशन हो गया माइनस का जीटा नॉट का स्क्वायर डिविजन में 2XL कर दिया, और ऊपर में 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को साइन 2 ओमेगा टी लिख दिया। लिख सकते हैं ना? यस सर ये इंस्टेंटेनियस पावर कंज्यूम हो गया। तो इंस्टेंटेनियस पावर का फ्रीक्वेंसी यहाँ भी हमारी डबल आ गई। यस फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ पावर, frequency of variation of power is double that of frequency of variation of voltage or current, ठीक है? वोल्टेज या करंट किसी का आप कंसिडरेशन लें, उसके कंपैरिजन में दोगुनी है पावर के वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी, है ना? और दूसरी चीज जो दिख रही है वो क्या है कि साइन का फंक्शन है बाई पावर, तो इसका एवरेज क्या मिलेगा? जीरो जीरो 0 हो जाएगा, ठीक है? तो आपके पास इंफॉर्मेशन बनेगा कि एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज 0, ठीक है? तो यहाँ भी आपको एवरेज पावर कंजम्पशन 0 के रूप में ऑब्जर्व करा आपने। तो 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स हो गए जो हमको ध्यान में रखने हैं इंडक्टिव केस में। ओमेगा एल एक्सएल है,
करंट लैग कर रही है, वोल्टेज लीड कर रहा है 5/2 से, और पावर के वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी डबल है, एवरेज पावर कंज्यूम्ड यहाँ भी 0। एक्चुअली एवरेज पावर कंज्यूम्ड 0 क्यों मिलता है? होता क्या है कि क्वार्टर ऑफ द साइकिल के दौरान जब तक हमारी करंट जो है वो रीच कर रही होती है उस इंडक्टर में, तब तक इंडक्टर जो है वो एनर्जी कंज्यूम करता है सोर्स की, है ना। और अगले क्वार्टर ऑफ द साइकिल में जब करंट जो है वो डिके करती है अपने इंडक्टर में, तो जितनी एनर्जी वो स्टोर करा था ना इंडक्टर, वो पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो हमारे सोर्स को सप्लाई दे देता है। ठीक है, तो एक क्वार्टर ऑफ द साइकिल में आपको मिलता है कि इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा है, करंट उसमें बढ़ती जा रही है। और एक क्वार्टर ऑफ द साइकिल में मिलता है कि इंडक्टर हमारा एनर्जी सोर्स को दे रहा है, तो जितनी एनर्जी इंडक्टर स्टोर किया होता है उतनी एनर्जी वो सप्लाई दे देता है। यही चीज आपके कैपेसिटर के केस में भी होता है कि जब तक कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ता रहता है, एनर्जी वो स्टोर करता रहता है जो भी उसको सोर्स ने दिया। तो सोर्स सप्लाई ऑफ एनर्जी द्वारा चार्ज इंक्रीज करता गया। फिर जब चार्ज घटता है तो घटने के दौरान जो एनर्जी उसने स्टोर करा था कैपेसिटर ने, वो पूरी की पूरी सोर्स को ट्रांसफर दे दिया। और इस वजह से आपको मिलता है कि एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन दोनों सर्किट एलिमेंट में, आइडियल केस के लिए, रजिस्टर नहीं है तब के लिए, है ना, आइडियल केस में इन सर्किट में एवरेज पावर कंज्यूम 0 मिलता है। ठीक है ना। यस। अब जरा ग्राफ बना लो भाई। तो ये तो तुम्हारा वोल्टेज का हो गया। करंट कॉस का लेकिन नेगेटिव फंक्शन है, तो नीचे से शुरू होगा। ये करंट का ग्राफ हो गया। पावर साइन का लेकिन नेगेटिव, तो ये नीचे जाएगा पहले क्वार्टर ऑफ द साइकिल, फिर अगले क्वार्टर ऑफ द साइकिल में ये इसका एक साइकिल कंप्लीट पावर का, फिर अगले क्वार्टर में ये, और अगले क्वार्टर में ये पावर का वेरिएशन हो गया, इंस्टेंटेनियस पावर का। ठीक है, तो तीनों वेरिएशन को हमने एक ही फिगर में, एक ही ग्राफ में दिखा दिया है, जिससे हमारी क्लियरिटी आ जाए कि कैसे करंट, कैसे वोल्टेज और किस तरीके से पावर कंजम्पशन बदल रहा है इन पर्टिकुलर तीनों सर्किट एलिमेंट के लिए। ठीक है। यस सर। अब थोड़ा सा इसके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं, फिर इसका कॉम्बिनेशन की बात करेंगे ना। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में अब अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करना है या अल्टरनेटिंग सोर्स के वोल्टेज को मेजर करना है, तो ऐसा कोई भी डिवाइस, अल्टरनेटिंग करंट की आपको बहुत बेसिक प्रॉपर्टी आपको ये पता हो गई कि सर्किट एलिमेंट में करंट का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदलता है ना, कभी लेफ्ट टू राइट, कभी राइट टू लेफ्ट, कभी लेफ्ट टू राइट, कभी राइट टू लेफ्ट, हाँ, कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज कर रहा है। और अपने यहाँ की सप्लाई को देख ले, तो 50 हर्ट्ज की सप्लाई है भाई,
तो 1 सेकंड में 50 बार दिशा बदल रही है करंट की डायरेक्शन, है ना? Yes, sir. 50 हर्ट्ज की सप्लाई होती है अपने यहाँ। तो ऐसा कोई भी अरेंजमेंट या ऐसा कोई भी डिवाइस जिसके लिए कि जो मेजरमेंट है वो करंट के डायरेक्शन पे डिपेंडेंट हो, उस डिवाइस को हम एसी के लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे हमारा जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर था, उसमें क्या होता था कि ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पोल के बीच में आपने एक कॉइल को प्लेस करा था और उस कॉइल में जब आप करंट फ्लो करा रहे थे तो उसके कारण उस पे टॉर्क लग रहा था Yes, sir. और Yes, उसके कारण वो जो कॉइल थी दैट वाज गोइंग टू रोटेट और उसके रोटेशन को हम लोग स्प्रिंग के द्वारा रिस्टोर करा रहे थे। ठीक है, तो एक एंगल तक रोटेट करने के बाद उस टॉर्क के इन्फ्लुएंस में वो रुक जाता था, है ना? और उसको जी, डिफ्लेक्शन को अगर प्रॉपरली कैलिब्रेट कर लिया तो वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर डिवाइस एज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम अपने गैल्वेनोमीटर की तरीके से एसी के लिए यूज करना चाहे तो एसी को फ्लो कराएंगे, तो अभी हमारा ये जो कॉइल है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ करंट के करस्पॉन्डिंग रोटेट करने का प्रयास कर ही रहा होगा कि डायरेक्शन बदल जाएगा करंट का, टॉर्क का डायरेक्शन बदल गया, तो कंटिन्यूअसली जो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क होगा वो बदलता रहेगा ना। कभी इसको ऐसे जी। रोटेट कराना चाहेगा, कभी ऐसे रोटेट कराना चाहेगा इस कॉइल को। और भाई कॉइल की भी अपनी इनर्शिया है, तो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम चाहिए होता है किसी एंगुलर डिस्प्लेक्शन को अटेन करने के लिए, है ना? जी, sir. ऐसा तो नहीं कि जैसे ही करंट फ्लो कर रही है इंस्टेंटली वो रोटेट कर जाएगा और वो सर्टेन एंगल तक उसका रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, एक जगह सिंपल भाषा में कहा जाए तो एक जगह से दूसरी जगह तक किसी भी ऑब्जेक्ट को जाना है तो उस जाने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगता है ना भाई। कैसे लगता है? जी। तो यहाँ पे अभी कॉइल हमारा रोटेट करने का प्रयास कर ही रहा होगा कि डायरेक्शन बदल जाएगी, टॉर्क बदल गया तो दूसरे डायरेक्शन में टॉर्क लग गया, रोटेशन का ट्रेंड बदलेगा। तो इफेक्टिवली क्या होगा कि ये हमारा जो कॉइल होगा दैट विल नॉट रोटेट, ये रोटेट करेगा ही नहीं, है ना? जी, sir. इफेक्टिवली कॉइल रोटेट करेगा नहीं। तो ऐसा कोई भी जो डिवाइस है जिसमें कि डायरेक्शन ऑफ करंट पे बेस्ड कोई प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं, उस डिवाइस के मेजरमेंट को परफॉर्म करने के लिए उस डिवाइस को आप यूज नहीं कर सकते एसी के मेजरमेंट के लिए। तो अब क्या करना होगा भाई, हमको ऐसी कोई प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी जिसकी डिपेंडेंसी डायरेक्शन ऑफ करंट पे ना हो। ऐसी कोई प्रॉपर्टी हमको लेनी पड़ेगी जिसकी कि डायरेक्शन ऑफ करंट से इंडिपेंडेंसी हो, है ना? हेलो? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप सब जानते हो भाई, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अगर मान Yes, लो sir, कि जान. कोई वायर है और इस वायर में आप करंट फ्लो करा रहे हो तो दाहिने से बाएं फ्लो कराओ या बाएं से दाएं फ्लो कराओ, हीटिंग होगी उसकी, गर्म होगा वो। ऐसा तो नहीं है कि दाहिने से बाएं फ्लो कराओगे तो गर्म होगा और बाएं से दाएं फ्लो कराओगे तो ठंडा होगा, नहीं ना? नो सर। दोनों ही केस में वायर हमारा हीट होगा, गर्म होगा। Yes, sir.
और अगर हीट होगा तो उसका थर्मल एक्सपेंशन भी होगा। ऐसे होगा। ठीक है ना? तो इसी प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हैं आप जब भी एसी को मेजर करने वाली डिवाइस को बनाना है। तो चूंकि हीटिंग इफेक्ट को आप यूज कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर डिवाइस को आप हॉट वायर के नाम से रिकॉग्नाइज करेंगे। गैल्वेनोमीटर है तो उसको बोलोगे हॉट वायर गैल्वेनोमीटर। अमीटर है तो उसको बोलोगे आप हॉट वायर अमीटर है। अगर वोल्ट मीटर है तो उसको आप बोलोगे हॉट वायर वोल्ट मीटर। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट को यूज करा इसलिए इसको हॉट वायर गैल्वेनोमीटर कहा। हॉट वायर गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो हॉट वायर गैल्वेनोमीटर एसी को डिटेक्ट करने का आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक है, जी सर। यस सर। अब इसमें होगा क्या, इसमें एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर लेंगे जो कि एक बड़े रेंज ऑफ टेम्परेचर तक हीटिंग इफेक्ट के करेस्पॉन्डिंगली इलोंगेट करता हो, मेल्ट ना करे। उसको दो एलॉय की वायर लेंगे तो। हाँ, नाइक्रोम वगैरह जनरली यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो एक वायर लिया यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, उसको दो पॉइंट के बीच में ऐसे स्ट्रेच करके बांध दिया। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट से दो टर्मिनल निकाल दिया जिस टर्मिनल के बीच में आप अपने सोर्स को कनेक्ट करोगे। ये टर्मिनल हो गया। ठीक है, इसके सेंटर से आपने एक और दूसरा वायर अटैच करा और इसको क्या किया कि आपने एक सिलेंडर के ऊपर लपेटा। एक सिलेंडर के ऊपर आपने इस वायर को ऐसे लपेट दिया है कई बार, और ये सिलेंडर अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है। और दूसरे वायर का जो दूसरा एंड है, ये हमारा वायर गया इस सिलेंडर के ऊपर ऐसे लपेटा गया है कई बार, और फिर इसका जो दूसरा एंड है इसको एक स्प्रिंग से जो कि स्ट्रेच्ड है और जो कि यहाँ पे फिक्स्ड है उससे बांध दिया गया। ये स्ट्रेच्ड स्प्रिंग है। ठीक है, और इसके एक्सिस पे आपने एक निडल लगा दिया इस सिलेंडर के, और इधर में डायल के ऊपर उस निडल को मूव करने के लिए छोड़ दिया। तो ये सिंपल सी डिवाइस हो गई जिसको आप बोलते हो हॉट वायर गैल्वेनोमीटर। अब मान लो कि इन दोनों के बीच में आपने सोर्स को लगाया है, करंट आप फ्लो करा रहे हैं। करंट फ्लो कराओगे तो ये हीट होगा, हीटिंग होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इलोंगेट करेगा। और चूंकि ये पर्टिकुलर स्प्रिंग जो है इलोंगेटेड है तो ये वायर को नीचे खींच लेगी, सैग करेगा वायर, है ना। वायर की लंबाई बढ़ी तो ये नीचे इसको खींचेगा, है ना। जी सर। ये जब नीचे आएगा तो ये जो सिलेंडर है ये रोटेट करेगा, और ये जब यस सर। सिलेंडर रोटेट करेगा तो ये नीडल ये डायल पे रोटेट करेगी। ठीक है, अगर आप ये डायल को प्रॉपरली कैलिब्रेट कर लिए हैं तो दिस पर्टिकुलर डिवाइस कैन बी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ माइन्यूट करंट आल्सो। तो ये आपका हॉट वायर गैल्वेनोमीटर हो गया। ठीक है, यस सर। अब इसी को अमीटर बनाना है
तो पीछे में आपको बताया गया कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाने के लिए क्या करना होता है भाई? शंट पैरेलल में शंट हॉट वायर अमीटर। हॉट वायर अमीटर बनाना है तो कुछ नहीं, ये गैल्वेनोमीटर आपका पहले से है ही आपके पास। ये दोनों टर्मिनल हो गए, ये आपका सिलेंडर हो गया, ये आपकी नीडल हो गई, और ये डायल। एक रेजिस्टेंस आप लेंगे, छोटे से रेजिस्टेंस को ये दोनों वायर के बीच में जोड़ देंगे, शंट। ठीक है ना? इन दोनों वायर के टर्मिनल के बीच में आपने ये रेजिस्टेंस को जोड़ दिया पैरेलली, तो ये क्या बन गया? हॉट वायर अमीटर। ये शंट को यूज करने के क्या एडवांटेज हैं? बताना भाई कोई, शंट क्यों यूज करा जाता है? सर क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम होता है एज कंपैरिजन टू गैल्वेनोमीटर, तो जो जितने भी मोस्टली करंट जो है ना, तो इसी रेजिस्टेंस से पास होते जाए। हाँ, तो उससे क्या एडवांटेज क्या होता है? सर रेंज इंक्रीजेस, जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं करंट का। सर रेंज रेंज ऑफ मेजरमेंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एक तो ये एडवांटेज है, लेकिन ये मेन एडवांटेज नहीं है, मेन तो कोई और है। सर ओवरऑल रेजिस्टेंस कम कर देता है। हाँ, ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो आपके डिवाइस का कम हो जाता है। और चूंकि आपको मालूम है कि अमीटर है तो इसको सीरीज में जोड़ना है भाई, सर्किट में अमीटर जो है जब भी जोड़ेगा सीरीज में जोड़ेगा, चाहे वो डीसी के लिए हो चाहे वो एसी के लिए हो। ठीक है ना? तो जब सीरीज में आप जोड़ोगे तो इस डिवाइस का रेजिस्टेंस अगर छोटा रहेगा तो ये सर्किट के रेजिस्टेंस को भी कम बदलेगा, यस सर और सर्किट का रेजिस्टेंस कम बदलेगा तो सर्किट में जो फ्लो करने वाली करंट है वो जो पहले बिना डिवाइस के फ्लो कर रही थी उसी के आसपास की फ्लो करेगी, जिसको आप मेजर करना चाह रहे थे। ठीक है ना? तो नियर टू द एक्चुअल करंट फ्लो करेगी, और वो आप नियर टू द एक्चुअल मेजरमेंट परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है ना? तो शंट को यूज करने का मेन एडवांटेज है कि डिवाइस का रेजिस्टेंस छोटा हो जाता है, जिसके कारण जब आप इसको सर्किट में जोड़ते हैं तो सर्किट के रेजिस्टेंस पे कम इन्फ्लुएंस आता है और नियर टू द एक्चुअल करंट फ्लो करती है, जिसको कि हम मेजर कर रहे होते हैं। ये इसका मेन कारण। ठीक है ना? और दूसरा इसका एडेड एडवांटेज मिल जाता है आपको कि ज्यादातर चूंकि करंट जो है शंट से बाईपास हो जाती है, वायर के थ्रू जो करंट जाएगी वो कम जाएगी, तो वायर की हीटिंग कम होगी। हीटिंग कम होगी तो एक पर्टिकुलर करंट के करस्पॉन्डिंग इलांगेशन कम होगा, तो जो पूरा का पूरा डिफ्लेक्शन है हमारे उस पर्टिकुलर डायल का नीडल के लिए, उसको हम एक बड़े करंट के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि रेंज जो हमारे मेजरमेंट का है वो बढ़ जाता है ना। यस सर। ठीक है ना? तो ये रेंज ऑफ मेजरमेंट का बढ़ना और नियर टू द एक्चुअल मेजरमेंट को पाने के लिए शंट आप यूज करते हो। ठीक है? तो ये आपका हो गया हॉट वायर अमीटर। क्लियर है इसकी भी वर्किंग भाई? कोई दिक्कत तो है नहीं? शंट का यूज आप पहले से जानते हो, इसलिए लिखवाने की जरूरत तो है नहीं। वही एडवांटेज यहाँ भी है दोनों, या लिखना चाहेंगे? सर ये जो मेन था वही लिखवा देते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। To form an ammeter with the help of galvanometer, to form an ammeter with the help of a galvanometer,
we should attach a small resistance. We should attach a small resistance in parallel with the galvanometer wire. In parallel with the wire, galvanometer wire, due to which the device resistance decreases. Due to which the device resistance decreases. And since this device is to be used in circuit in series, it minutely influences the circuit resistance. फिर is to be used के बाद क्या है? Is to be used in series. और मीटर जब भी लगेगा सीरीज में जोड़ा जाएगा ना, अगर इससे प्रॉपर रीडिंग लेनी है तो। ठीक है, So it minutely affect the it minutely influence the circuit resistance. And therefore we can measure near to the actual current in that arm. We can measure near to the actual तो मिलेगा ही नहीं कभी ना, उधर भी बताया था, ध्यान में होगा कि एक्चुअल मेजरमेंट sir. नहीं हो पाता ना, करंट का एक्चुअल मेजरमेंट का कोई तरीका नहीं है। सर मेजर के बाद क्या होगा? We can measure near to the actual current in the circuit. Near to the actual current in the circuit. ठीक है, और दूसरा वाला तो रेंज ऑफ मेजरमेंट का बढ़ना, ये भी लिखोगे? लिख ही लो। yes. लिख रहे हो तो दूसरा भी पॉइंट लिख लो, सेकंड पॉइंट लिखो। Since we attach a small resistance in parallel, with the galvanometer wire, measure current bypass through the shunt. Measure current bypass through the shunt. Current going through the wire, galvanometer wire, is small. सर शंट के बाद कैसे बोल रहे थे? The current flowing through the galvanometer wire, is small. And therefore, by using shunt, range of measurement of the device increases. Range of measurement of device increases. रेंज कैसे बढ़ा? मान लो कि 2 एम्पियर पे ही ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रही है ना, तो 10 एम्पियर की करंट आपने फीड कराया, शंट ऐसा यूज कर लिया कि 8 एम्पियर जो है शंट से चला गया और
2 एम्पियर जो है वायर के थ्रू गया, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन आएगा 10 एम्पियर के लिए। जो 2 एम्पियर के लिए मिल रहा था वो 10 एम्पियर के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ गया। तो जो हमारा गैल्वेनोमीटर 2 एम्पियर में ही जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा था, अब 10 एम्पियर तक मेजर कर सकेगा। ठीक है, नेचुरल है, रेंज बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी जो होगी वो घटती जाएगी गैल्वेनोमीटर की ना, तो सेंसिटिविटी तो घटेगी लेकिन हमारा मेजरमेंट का जो रेंज होगा वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हॉट वायर अमीटर का इंफॉर्मेशन। अब आइए हॉट वायर वोल्टमीटर भी देख लेते हैं, वही चीज फिर से। हॉट वायर वोल्टमीटर, हॉट वायर वोल्टमीटर, वोल्टमीटर के लिए पीछे में क्या बताया गया भाई, क्या करते हैं? सर सीरीज में कनेक्ट करते हैं। बड़ा सा रेजिस्टेंस ना, तो यहाँ भी वही करना है भाई। तो जो आप डीसी में पढ़े हो वही चीज यहाँ भी है कि अगर इसको आपको वोल्ट मीटर बनाना है तो क्या करोगे, इस वायर के साथ एक बड़ा सा रेजिस्टेंस ऐसे आप सीरीज में जोड़ दिए, ये टर्मिनल निकाल दिया, ये टर्मिनल निकाल दिया, ठीक है ना। ये आर नॉट को आपने यहाँ पे सीरीज में जोड़ दिया, सेंटर से वायर जुड़ा, एक सिलेंडर के ऊपर गया, सिलेंडर से इधर में स्प्रिंग जुड़ी और सिलेंडर अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है, और ये आपका डायल हो गया। ये आपका हॉट वायर वोल्ट मीटर बन गया ना, बड़े से रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दिया। ठीक है, ये दोनों टर्मिनल है जो इस वोल्ट मीटर के लिए यूज होंगे। यहाँ भी ये बड़े से रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ने का वही एडवांटेज है जो शंट का था अमीटर बनाने में, क्योंकि ये डिवाइस आपको पैरेलल में जोड़नी है ना। वोल्ट मीटर जिस दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज नापना होता है उसके बीच पैरेलल में जोड़ते हो भाई ना, तो इसको पैरेलल में आपको जोड़ना है। तो इस डिवाइस का रेजिस्टेंस जितना बड़ा होगा उतना ही ये सुटेबल होगा अपने इस मेजरमेंट के लिए। कारण कि दो रजिस्टर अगर आपस में पैरेलल में जोड़ दिए आपने तो उन दोनों का जो इफेक्टिव मिलता है वो दोनों में जो छोटा है उससे भी छोटा होता है, लेकिन छोटे वाले के करीब होता है ना, अगर बड़ा वाला बहुत बड़ा है तो। जैसे 1 ओम का रजिस्टर है, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन करा तो 1/1 और 1+1 हो गया, लेकिन 1 और 1000 का अगर पैरेलल करोगे तो 1×1000 1+1000 दैट इज ऑलमोस्ट 1 ही मिला ना, थोड़ा छोटा मिला 1 से लेकिन 1 के करीब मिला। तो बड़ा वाला रेजिस्टेंस जितना बड़ा होगा उतना ही सर्किट का रेजिस्टेंस कम बदलेगा, क्योंकि पैरेलल जोड़ना है ना भाई। तो जब इसका रेजिस्टेंस बड़ा होगा तो सर्किट में डालेंगे तो सर्किट का रेजिस्टेंस कम बदलेगा, और सर्किट का रेजिस्टेंस कम बदलेगा तो करंट भी एज इट इज फ्लो करेगी। तो जो भी वोल्टेज का ड्रॉप होना होगा जिस दो पॉइंट के बीच में आप मेजरमेंट कर रहे हो वो जितना बिना डिवाइस के था उसी के आसपास का मिलेगा। ठीक है, तो जो आपका मेजरमेंट आएगा वो नियर टू द एक्चुअल आएगा। और दूसरा तो एडवांटेज वही है कि डिवाइस का रेजिस्टेंस बड़ा हो गया तो जब आपने जोड़ा इसको तो इसके थ्रू करंट कम जाएगी, मेजर तो सर्किट आर्म के थ्रू ही जाएगी। तो जितना कम इसके थ्रू करंट जाएगा उतना ही कम हीटिंग होगी, आपको मिलेगा कि एक पर्टिकुलर बड़े वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग ये कैलिब्रेशन हम
यूज कर सकते हैं फॉर द मेजरमेंट, बड़े वोल्टेज के मेजरमेंट के लिए। तो ये दूसरा एडवांटेज हो गया। तो वही दोनों एडवांटेज, नियर टू द एक्चुअल मेजरमेंट और रेंज ऑफ मेजरमेंट का बढ़ना, ये बड़े से रेजिस्टेंस का सीरीज में जोड़ने का एडवांटेज है। ठीक है, तो ये आपका हो गया हॉट वायर वोल्ट मीटर। ठीक है क्या? यस सर। तो ये आपकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गए। अब इसमें एक डिवाइस को हम लोगों को डिस्कस करना है, लेकिन उसका डिस्कशन हम करेंगे ये कॉम्बिनेशन को डिस्कस करने के बाद। ठीक है ना? वो है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर एक डिवाइस और बतानी है इसमें, बट उसके पहले हम लोग कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। हम लोगों ने इंडिविजुअली तीनों अलग अलग सर्किट एलिमेंट की बात समझ ली है कि कैसे किसमें करंट लीड करता है, किसमें वोल्टेज लीड करता है, लीड और लैग क्या है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं, इनका कॉम्बिनेशन करते हैं, है ना? मान लीजिए कि हम पहले बात करते हैं एलआर सर्किट की। यानी कि एक इंडक्टर और एक रजिस्टर, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम यूज कर रहे हैं एक एसी सोर्स के साथ। एक हमारा ये रजिस्टर हो गया और उसके साथ ये इंडक्टर है। दोनों को सीरीज में जोड़ा, ये रेजिस्टेंस आर, इसका इंडक्टेंस एल, और इसको हम लोगों ने एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया जिसका ईएमएफ जीटा इक्वल्स टू जीटा नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, एक चीज तो फिर से बता ही दें, पहले तो बताया है बट फिर से बता दें। इधर में देखा आपने कि जो आपका जो डिवाइस थे दोनों, चाहे वो अमीटर है चाहे वो वोल्ट मीटर है, वो हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है यस सर। और हीट जनरेटेड जो है ये आरएमएस करंट पे डिपेंडेंट होगा, हाँ सर। आरएमएस वोल्टेज पे डिपेंडेंट होगा। है ना? डिफिनीशन याद करो आरएमएस का। आरएमएस का डिफिनीशन क्या था कि एक रजिस्टर के क्रॉस अपने एसी सोर्स को कनेक्ट करते हैं, वन टाइम पीरियड के लिए कितना हीट डेसिपेट हो रहा है, अगर उतना ही अमाउंट ऑफ हीट अगर एक डीसी सोर्स को कनेक्ट करने पे भी डेसिपेट होता हो सेम ड्यूरेशन में, तो उस डीसी को एसी का आरएमएस कहते हैं। यस सर। तो ये हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है, तो ये जो भी मेजरमेंट करते हैं वो आपकी आरएमएस वैल्यू करते हैं ना। यस सर। तो जितने भी एसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो हमेशा आरएमएस वैल्यू ही मेजर करते हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम में कहीं वोल्टेज या करंट दिया गया है, एसी से रिलेटेड डिस्कशन है, वोल्टेज दिया गया या करंट दिया गया, बिना कुछ कहे कि ये वोल्टेज पीक है या एवरेज है या आरएमएस है, या करंट ये पीक करंट है या आरएमएस है या एवरेज है, तो उसको आपको क्या मानना है? आरएमएस मानना है। ठीक है ना? यस सर। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे घरों में जो बिजली की सप्लाई है वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की है। जैसे बोलते हैं। तो 220 वोल्ट जो है वो उसका पीक वोल्टेज नहीं है, वो उसका आरएमएस वोल्टेज। ठीक है ना? 220 जो है वो उसका आरएमएस वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से किसी प्रॉब्लम में कोई वोल्टेज दिया गया, कहा गया कि 20 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, तो 20 जो है वो आरएमएस वोल्टेज होगा।
अगर मान लो कि किसी सर्किट एलिमेंट में बोला गया कि करंट इज 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर इसका आरएमएस वैल्यू होगा, ठीक है ना। यस सर। पीक वैल्यू जब भी Yes, sir. देना होगा, प्रॉब्लम में बताना होगा, तो वो कहेगा कि पीक वैल्यू इज दिस वन, या तो पीक वैल्यू इज दिस वन कहेगा, या फंक्शन के रूप में लिख देगा कि ये हमारा है, तो वहां से आपको दिख जाएगा कि पीक वैल्यू है वो। जैसे इसमें जीटा नॉट आपका पीक वैल्यू है, तो अगर यही आपको दे दिया 50 साइन 200t, अगर मान लीजिए कि ये दे दिया, तो यहाँ से आपको ये पता चला कि ये 50 जो है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, ये आरएमएस नहीं है, क्योंकि ये तो मैक्सिमम वैल्यू है ना इसकी, Yes, sir. ठीक है ना। तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा वोल्टेज का, करंट का, बिना मेंशन किए कि ये पीक है, वो आप आरएमएस की तरीके से कंसिडरेशन में लेकर के ही आगे का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि जितने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं वो सब आपके आरएमएस मेजर करते हैं एसी के केस में, वो पीक का मेजरमेंट नहीं करते। तो मान लो कि ये जीटा नॉट साइन ओमेगा टी आपने जो है सोर्स को अप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो अब इसके इन्फ्लुएंस में यहाँ पे करंट फ्लो करेगी। आपको मालूम है कि जो हमारा ये रजिस्टर है इसमें करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं भाई, बोलो। Yes, sir. Yes. और इसमें जो करंट है और वोल्टेज है उसमें π/2 का फेज डिफरेंस होता है, वोल्टेज तुम्हारा लीड करता है। Yes, sir. अब ये दोनों को कंबाइन करना है, दोनों का इफेक्टिव हमको फेजर बनाना है। अब यहाँ पे आप एक चीज अगर ध्यान में हो आपको, तो डायरेक्टली मैं यूज कर लूं। आपको मालूम है, आप यूज करते रहे हैं पीछे में, चाहे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्कशन हो या वो वेव के सुपरपोजिशन की बात करने की का जिक्र हो, जब साइन या कोसाइन के फंक्शन को कंबाइन करना होता था, एसएचएम में भी साइन कोसाइन का फंक्शन है और वेव वाले डिस्कशन में भी, तो वहां पे क्या करते थे आप, उनको कंबाइन करने के लिए क्या करते थे भाई, एम्पलीट्यूड को वेक्टर मान करके आप उनका रिप्रेजेंटेशन करते थे, जो फेज डिफरेंसेस होते थे उनके बीच का, वही आप उनके बीच का एंगल मान लेते थे वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंटेशन में। यस सर। Yes, sir. और फिर उनको वेक्टर के रूप में ऐड कर दिया, जो रिजल्टेंट मिलता है वो रिजल्टिंग वेव के एम्पलीट्यूड, और रिजल्टेंट का जो पहले वाले वेक्टर के साथ एंगल होता था वो रिजल्टिंग वेव का फर्स्ट वेव के साथ फेज डिफरेंस बता देते थे। वो तरीका क्यों मिला था, साइन कोसाइन के फंक्शन को कंबाइन करके मिला था ना भाई, अगर आप रिकॉल कर रहे हो तो। Yes, sir. अगर ध्यान में है तो बताइए, नहीं तो फिर पूरा कैलकुलेशन करें। सर बता दीजिए। चलिए। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि आपके पर्टिकुलर सोर्स को जो अप्लाई करा है वो जीटा इक्वल्स टू जीटा नॉट साइन ओमेगा टी है ना। उसकी जगह पे हम क्या कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं कि हमारा जो करंट है जो इस पर्टिकुलर सर्किट में फ्लो कर रहा है, सोर्स के ईएमएफ को दिखाने की जगह पे हम करंट के करेस्पॉन्डिंग उसको रिप्रेजेंट करके कंबाइन करके आपको दिखा रहे हैं एक्सप्रेशन को।
ठीक है, लेट द करंट flowing through the circuit is I equals to I naught sin omega t। ये हमारे इस सर्किट में फ्लो करने वाली करंट हो गई। आई को हमने आई नॉट साइन ओमेगा टी के रूप में अज्यूम कर लिया। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज को लिखना होगा, तो वी आर कैसे लिखेंगे भाई, ये रिकॉल करके बताइए। आई नॉट इंटू आर साइन ओमेगा टी में लिखा जाएगा, है ना। हाँ सर। यस ये आपको लिखा जाएगा आई नॉट इंटू आर साइन ऑफ ओमेगा टी। ये रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा। यस सर। और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपको मालूम है कि VL को लिखना है, तो वो लिखा जाएगा आई नॉट इंटू एक्सएल, है ना। और आपको मिला था कि जो करंट Yes, थी sir. दैट वाज लैगिंग, वोल्टेज वाज लीडिंग, तो ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 से माइनस लिखा जाएगा। अरे करंट लैग कर रही थी ना, वोल्टेज तो लीड करेगा ना। ये करंट हमने माना ना, तो यहाँ पे वोल्टेज लीड करेगा। लिखेंगे इसको ऐसे, बोल भाई, Yes, ठीक sir. है। यस सर। और VR और VL दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा जो वोल्टेज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो जाएगा। VR प्लस VL दैट इज द जीटा, जो यहाँ पे अप्लाई करा है आपने। तो ये हो जाएगा आई नॉट इंटू आर साइन ओमेगा टी प्लस आई नॉट इंटू एक्सएल कॉस ओमेगा टी। अब वहाँ साइन पे और कॉस वहाँ पे जो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है वहाँ पे माइनस नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्यों माइनस आएगा बेटा? करंट में तो ऐसे निकाला था ना हमने पीछे इक्वेशन। ये करंट लैग कर रही थी, यस करंट लैग कर रही थी, तो वोल्टेज लीड करेगा। यस सर करेगा। हमने वोल्टेज को साइन ओमेगा टी लिया था, तो करंट में ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आया था। तो अगर आई को हम आई नॉट साइन ओमेगा टी लिख रहे हैं, तो वोल्टेज में आई नॉट इंटू एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा ना। यस सर हो जाएगा। वहां पे ऐड होगा ना इस केस में आपकी बात, ठीक है। वोल्टेज लीडिंग है, करंट लैगिंग है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। अब साइन का फंक्शन हो, कॉस का फंक्शन हो, सम के रूप में अगर लिखा गया, सर्टेन क्वांटिटी उसके साथ मल्टीप्लाइड हो, तो आपको शायद ध्यान में होगा ये इसको ऐसे कंबाइन करके लिखते हैं। जो मल्टीप्लायर है उसको स्क्वायर करते हैं, ऐड करते हैं, रूट ले लेते हैं और उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो इसको अगर मान लो कि हम आई नॉट को बाहर कर लिए, आर डिवीजन में स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस एक्सएल डिवीजन में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर कॉस ओमेगा टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ऐसे लिखें तो कोई दिक्कत आपको
एक ही क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो कोई इक्वेशन पे अंतर आएगा क्या? नो सर। नो सर। ऐसा करने से एडवांटेज क्या मिलता है कि अगर हम इसको कॉस का कोई एंगल मानेंगे तो ये अपने आप उस साइन का वही एंगल हो जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है इस तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन को आपस में कंबाइन करने के लिए। इसको हम एक अलग नाम दे दे रहे हैं जेड। तो ये हो गया आई नॉट इंटू जेड और इसको हमने बोल दिया कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस साइन फाई कॉस ओमेगा टी। इसको ऐसे लिख सकते हैं जहां पे आर कितना है भाई, जेड कॉस फाई, और एक्सएल क्या है, जेड साइन फाई, है ना। लिख सकते हो इसको। हाँ। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी होता है। हाँ सर। तो यस सर। जीटा को लिखने का तरीका हो गया आई नॉट जेड साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है ना। तो अब इस सर्किट में हमारा जो वोल्टेज है वो लीड करेगा और उसका लीड कितने का होगा, तो tan फाई दैट इज इक्वल टू एक्सएल बाई आर से लिखा जाना है, यानी कि tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। ये लीड हो गई वोल्टेज की यहाँ पे। और इधर में ये जो जेड लिखा है आपने, जो कि डिफाइन हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल के स्क्वायर से, इसमें दोनों ही पार्ट आ रहे हैं। एक वो पार्ट जिसके कारण पावर का कंजम्पशन नहीं होता है और दूसरा पार्ट जिसके कारण पावर का कंजम्पशन है ना। एक्सएल के कारण पावर का कंजम्पशन नहीं और आर के कारण पावर का कंजम्पशन है। ठीक है। हेलो। यस सर। तो ये दोनों sir. का कॉम्बिनेशन है, तो ना तो हम इसको रिएक्टेंस कह सकते हैं और ना ही इसको रेजिस्टेंस कह सकते हैं। ठीक है। तो इसमें दोनों आ रहे हैं तो इसको एक अलग नाम दिया गया, इसको इम्पीडेंस कहते हैं। जेड को क्या बोला गया, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। ये सर्किट का इम्पीडेंस हो गया। इसका भी यूनिट वही ओम ही होगा, है ना। आई नॉट इंटू जेड जीटा नॉट होगा, लेकिन ना तो ये रेजिस्टेंस कहला सकता है ना ही रिएक्टेंस कहलाएगा। इसमें चूंकि दोनों पार्ट आ रहे हैं इसलिए इसको बोलेंगे इम्पीडेंस, एक अलग नाम दे दिया गया इसको। ठीक है। तो वोल्टेज लीड करेगा, कितने का लीड होगा वो ये हो गया। अब इसी चीज को हम लोग फेजर डायग्राम से डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है ना। क्या है ये आपका आर का रिप्रेजेंटेशन वेक्टर के फॉर्म में, ये आपका एक्सएल हो गया। ये दोनों को जोड़ा हमने 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे, तो ये हमारा जेड हो गया और ये वाला एंगल हमारा फाई हो गया। ठीक है। उसी चीज को जो ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोग कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्रिकल करके निकाले हैं वो फेजर डायग्राम से ऐसे बना सकते हैं। बी आर दिखाया, बीएल दिखाया, ये आपका वी आर हो गया और ये आपका वीएल हो गया।
और दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका जीटा का इंफॉर्मेशन बनेगा, फाई का ये एंगल होगा। tan फाई को लिखने का ये भी फॉर्मूला हो गया, VL अपॉन VR से भी लिख सकते हैं और tan फाई को आप XL बाई R से भी लिख सकते हैं। VL को आप I इंटू XL लिख दीजिए, VR को I इंटू R लिख दीजिए, ऊपर नीचे से I कट जाएगा, XL बाई R हो जाएगा tan फाई। ठीक है? यस सर। यस यस सर। और इधर में जो फाई लिखा गया है इसको आप पावर फैक्टर कहते हैं। कॉस फाई को बोला जाता है पावर फैक्टर। क्यों कहा जाता है वो कल की क्लास में बताएंगे, पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है ना, पावर फैक्टर इसको क्यों कहते हैं, आगे इसी को हम लोग एनालाइज करेंगे तो बताएंगे कि ये पावर फैक्टर क्यों। ठीक है, ये फेजर डायग्राम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको कैलकुलेशन में ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशन करा उसका कोई रोल नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको ये फेज डायग्राम जो बनाया है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? यस सर। तो वेक्टर एनालॉजी, Yes, sir. इसको इसी को बोलते हैं वेक्टर एनालॉजी, जो आप एसएचएम में भी यूज किए होंगे, जो आप वेव के सुपरपोजिशन को डिस्कस करने के लिए भी यूज किए होंगे, अगर ध्यान में आ रहा हो तो। यस सर। या इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से भी सॉल्व करते हैं, वो भी तरीका बता देंगे आगे चल के। यस तो वेक्टर का यूज करके भी एसी सर्किट की एनालिसिस होती है और कॉम्प्लेक्स नंबर का हेल्प लेकर के भी होती है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, Thank you, sir. थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट।